अस्सलाम वालेकुम। हमने स्टार्ट किया हुआ था पार्किंसन डिजीज़ वाला टॉपिक, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें रह गई थी, उनको हम आज डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे डायग्नोसिस ऑफ पार्किंसन डिजीज़। ठीक है, डायग्नोसिस में एज सच कोई टेस्ट नहीं है, कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है पार्किंसन डिजीज़ को डायग्नोस करने का। ठीक है, क्योंकि ये टोटली आपकी हिस्ट्री पर डिपेंड कर रहा होता है, क्लिनिकल साइंस हैं उन चीज़ों पर डिपेंड कर रहा होता है। ठीक है, इसलिए कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है इसको डायग्नोस करने का। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके प्रोग्नोसिस की। प्रोग्नोसिस का जैसे मैंने आपको बताया था पहले भी कि ये एक प्रोग्रेसिव डिजीज़ है, तो जब से ये डिज़ीज़ स्टार्ट हुई है 5 ईयर्स तक बंदा नॉर्मल गुजार लेता है। ठीक है, और जब से डिज़ीज़ स्टार्ट हुई है उसके 10 साल के बाद 61% लोग जो है उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, और 15 ईयर्स के अंदर अंदर 83% लोगों की डेथ होती है। और अगर हम प्रिवेंटिव केयर की बात करें तो ये मेडिकेशंस आती हैं। ठीक है, मेडिकेशंस हम देते हैं, उससे हम क्या कर सकते हैं, उससे हम मैक्सिमम 5 ईयर्स जो है वो पेशेंट की लाइफ को एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है, हम 5 साल तक उसकी ज़िंदगी बढ़ सकती है। और मोस्टली जो पार्किंसन डिजीज़ के केसेस में डेथ होती है वो क्यों होती है, वो एक तो होती है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की वजह से, दूसरा निमोनिया की वजह से। इसमें क्या होता है कि मूवमेंट्स कम है। ठीक है, बॉडी के सारे रिस्पॉन्स कम आना शुरू हो जाते हैं, वो काम नहीं कर रहे होते, कार्डियोवैस्कुलर रिस्पॉन्स सही से नहीं आता। ठीक है, लंग्स का इन्फेक्शन होता है, बॉडी पे डिफरेंट जगह पे इन्फेक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। जो पेशेंट की डेथ होती है वो निमोनिया और इन्फेक्शन वगैरह की वजह से होती है। नेक्स्ट इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन आती है जिसे हम कहते हैं होइनयार क्लासिफिकेशन ऑफ डिसेबिलिटी। इस क्लासिफिकेशन की बेस पे हम पार्किंसन डिजीज़ के अंदर जो डिसेबिलिटी आती है उसको क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, मींस के इसमें हम देखते हैं कि पेशेंट कितना इंडिपेंडेंट है और कितना वो डिसेबिलिटी की तरफ जा रहा है। इसकी 5 स्टेज हैं। स्टेज 1 के अंदर क्या होता है, मिनिमल और एब्सेंट यूनिलेटरल इफ़ प्रेजेंट। ठीक है, इसमें अगर कोई मसला आपको प्रेजेंट भी है तो वो यूनिलेटरल होगा, आपको एक साइड पे होगा स्टेज 1 के अंदर। स्टेज 2 के अंदर क्या होता है, मिनिमल बायलेटरल बैलेंस नॉट इम्पेयर्ड। ठीक है, इसमें क्या है कि अब आपको दोनों साइड पे इन्वॉल्वमेंट होगी लेकिन कम होगी, मिनिमल है और बायलेटरल है। ठीक है, लेकिन आपका बैलेंस ठीक रहेगा, बैलेंस में आपको कोई मसला नहीं आएगा। स्टेज 3 में क्या है, इम्पेयर्ड रिफ्लेक्सिस, अनस्टेडीनेस व्हेन टर्निंग और राइजिंग फ्रॉम चेयर। ठीक है, अब क्या होगा कि अब आपके बैलेंस इन्वॉल्व होना शुरू हो गया। ठीक है, फ्रीजिंग स्टेज स्टार्ट होना शुरू हो गई है। और क्या है कि सम एक्टिविटीज़ आर रिस्ट्रिक्टेड बट पेशेंट कैन लिव इंडिपेंडेंटली एंड कंटिन्यू सम फॉर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट। यहाँ तक आप उसको डिसेबल नहीं कह सकते क्योंकि अभी वो इंडिपेंडेंटली काम कर सकता है। ठीक है, अभी वो एम्प्लॉयमेंट कर सकता है क्योंकि अभी वो पार्टिसिपेशन लेवल पे है, तो हम उसे ये नहीं कह सकते कि ये पर्सन डिसेबल है। स्टेज 4 में क्या, ऑल सिम्टम्स प्रेजेंट एंड सीवियर। यहाँ अब पेशेंट हो गया है डिपेंडेंट, वो एम्प्लॉयमेंट नहीं कर सकता। ठीक है, अब सिर्फ वो क्या कर सकता है, खड़ा हो सकता है और वॉक कर सकता है। ठीक है, वो भी असिस्टेंस के साथ, बाकी एक्टिविटीज़ उसके लिए मुश्किल होती हैं। स्टेज 5 पे क्या होता है, कन्फाइन टू बेड और व्हील चेयर। आखिर में आके आप टोटली डिपेंडेंट हो जाते हो नेक्स्ट पर्सन पे और कन्फाइंड हो जाते हो बेड या व्हील चेयर पे। और फिर यहाँ पे हमने क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में पढ़ा कि एंड पे एकाइनेजिया और म्यूटिज़म वगैरह आ रहा होता है कि बिल्कुल मूवमेंट ख़त्म हो जाती है। एकाइनेजिया म्यूटिज़म पेशेंट जो है वो बिल्कुल म्यूट हो जाता है, वो बोलना छोड़ देता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें मैनेजमेंट की पार्किंसन डिजीज़ की, तो सबसे पहले इसके अंदर आता है जनरल प्रिंसिपल। जनरल प्रिंसिपल में क्या होगा, इम्प्रूव फंक्शन है, सेफ्टी है और डिले द लॉस ऑफ इंडिपेंडेंस। इसमें आपकी रिकवरी नहीं होती। ठीक है, इसमें आपकी कंपनसेटरी और प्रिवेंटिव अप्रोच यूज़ होती है, इसलिए कि कंपनसेटिव प्रिवेंटिव अप्रोच से क्या होता है कि जो आप पेशेंट की इंडिपेंडेंस लॉस्ट है उसको डिले कर सको ताकि आप उसको ज़्यादा देर तक इंडिपेंडेंट रख सको। असेसमेंट हम कैसे करते हैं, असेसमेंट में हम तीनों चीज़ों को देखते हैं जो ICF मॉडल के अंदर आती हैं। ठीक है, इम्पेयरमेंट लेवल को भी देखते हैं, फंक्शनल एक्टिविटी लिमिटेशन को भी देखते हैं, पार्टिसिपेशन लिमिटेशन को भी देखते हैं। ठीक है, और जिस टाइम पे पेशेंट आपके पास आया है आपने देखना है कि इसका कौन सा लेवल इन्वॉल्व है। अभी तक सिर्फ इसका क्या कहते हैं इम्पेयरमेंट लेवल का मसला चल रहा है या वो फंक्शनल लिमिटेशन
पे पहुंच गया, ठीक है, या वो पार्टिसिपेशन लेवल तक चला गया, जिस लेवल का मसला होगा उस लिहाज से हम उसको ट्रीट करेंगे, मैनेज करेंगे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मेडिकल मैनेजमेंट की। इसके अंदर सबसे पहले आ जाती है फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। इसमें क्या होता है कि न्यूरोप्रोटेक्टिव होती हैं, मोनोमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स हैं, ड्रग्स हैं, ठीक है, और सिम्टोमेटिक है, लीवोडोपा, कार्बिडोपा हैं, और डोपामाइनर्जिक एगोनिस्ट हैं, एंटीकोलिनर्जिक्स हैं, ठीक है, ये सारी ड्रग्स आ रही होती हैं इसके अंदर। और इसके अंदर जो अदर्स में आ रही होती हैं वो रेजरपाइन है, ब्रोमोक्रिप्टीन है, ठीक है। और न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट के अंदर आ रही होती है प्रोटीन डाइट देनी है पेशेंट को, ठीक है। प्रोटीन डाइट आप इसलिए देते हो कि उसके अंदर एल डोपा की कंसिस्टेंसी का अमाउंट ज़्यादा हो, ठीक है। अदर ड्रग्स का मैंने बता दिया कि इसके अंदर सेल्जीलीन भी आती है, ठीक है। लास्ट पे हम बात कर लेते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट की। सर्जिकल मैनेजमेंट में हम पैलिएटिव थेरेपी करते हैं, ठीक है, पैलिडोटमी कर सकते हैं, थैलोटमी कर सकते हैं, ठीक है। थैलामोटमी में क्या होगा, थैलेमस अगर इन्वॉल्व है तो उस पार्ट को रिमूव कर देंगे, मीन्स जिस पार्ट का डैमेज है उसको हम सर्जिकली रिमूव कर देते हैं ताकि वो मज़ीद उसके अंदर आगे प्रोग्रेस ना करे, ठीक है। डीप ब्रेन स्टिमुलेशन कर सकते हैं, और हम न्यूरल ट्रांसप्लांटेशन कर सकते हैं कि न्यूरल कोई स्ट्रक्चर है तो उसको वहाँ से ट्रांसप्लांट कर सकते हैं।